तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 मैथ फर्स्ट और मैथ फर्स्ट के पहले चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, इसकी चौथी एक्सरसाइज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, उसके जो उसूल है, जो लॉज है, वो आपको याद होने चाहिए। तो ये सब लॉज जो आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको अगर पता नहीं है तो आप इसे नोट कर सकते हैं, या फिर इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ज़्यादा टाइम हम इसको नहीं देंगे, हम डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पर। पहला जो क्वेश्चन है वो है यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। 8 स्टेटमेंट पैटर्न दिए गए हैं और सबके नेगेशन लिखना है। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहला जो पैटर्न दिया गया है वो है नॉट क्यू इम्प्लाइज पी, और इसका हमें नेगेशन मालूम करना है। तो शुरुआत में पहले जो पैटर्न दिया गया है उसका हम नेगेशन लिखते हैं, नेगेशन ऑफ गिवन पैटर्न, इस तरह से, और अब इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है हमें, उसके लिए हम दो रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। एक तो ये, जब हमने नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ा था उस वक्त हमने देखा था कि P इम्प्लाइज Q जो होता है उसका नेगेशन होता है P एंड नॉट Q के इक्वल। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कंडीशनल लॉ होता है, सॉरी, ये नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q जो होता है वो P एंड नॉट Q के इक्वल होता है, और बाय कंडीशनल लॉ P इम्प्लाइज Q की जो वैल्यू होती है वो होती है नॉट P और Q के इक्वल। आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कंडीशनल लॉ की मदद से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर दोनों का सेम आने वाला है, तो हम यूज़ करेंगे कंडीशनल लॉ। तो जब हम कंडीशनल लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो निगेशन बाहर एज इट इज़ रखना है फिलहाल। कंडीशनल लॉ क्या होता है, आप इसे थोड़ा तरतीब से लिखते हैं। अगर हम, जैसे मैं अगर इसे लिखता हूँ फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, तो फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड के मुताबिक ये होगा, जो फर्स्ट पार्ट है उसका निगेशन लिखना है आपको, डिसजंक्शन लिखना है, और सेकंड पार्ट एज इट इज़। तो यहाँ पर फर्स्ट है नॉट क्यू, सेकंड है पी। फर्स्ट का निगेशन पहले लिखना है, निगेशन ऑफ फर्स्ट, यानी नॉट क्यू का निगेशन ये होगा क्यू, फिर डिसजंक्शन, और सेकंड एज इट इज़। तो सेकंड एज इट इज़ मतलब पी। तो यहाँ हमने यूज़ किया कंडीशनल लॉ। यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं इसका, जिस लॉ का हमने यहाँ पर यूज़ किया। यहाँ पर हमने कंडीशनल लॉ का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे डिमोगस लॉ। डिमोगस लॉ के बारे में हमने पढ़ा था किस तरह काम करता है। जैसे हमको अगर मालूम करना है निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का निगेशन अगर मालूम करना है, तो ऐसे केस में हम दोनों के निगेशन लिखते हैं जो दोनों भी स्टेटमेंट यूज़ किए गए। जैसे फर्स्ट और सेकंड है तो निगेशन ऑफ फर्स्ट और निगेशन ऑफ सेकंड, और फिर दरमियान में जो भी कनेक्टिव यूज़ किया गया है उसका डबल लिखते हैं। जैसे यहाँ पर और यूज़ किया गया है तो यहाँ पर एंड होगा, अगर यहाँ पर एंड होता तो यहाँ पर हम और लिखते हैं। तो यहाँ हम यहाँ पर डिमोगस लॉ यूज़ करेंगे। यहाँ दो स्टेटमेंट क्यू पी इस्तेमाल किए गए हैं, तो क्यू का निगेशन होगा नॉट क्यू, इस पी का निगेशन होगा नॉट पी, और जो कनेक्टिव है और है तो और का डुअल होता है एंड। यहाँ हमने यूज़ किया डिमोगस लॉ, ये है डिमोगस लॉ, और ये तैयार हो गया दिए हुए पैटर्न का निगेशन। ये एग्जांपल यहाँ पर कंप्लीट हो गई पहली। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल है पी एंड नॉट क्यू। ये एग्जांपल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पी एंड नॉट क्यू। और पी एंड नॉट क्यू का हमें निगेशन मालूम करना है। तो निगेशन कैसे मालूम करेंगे, इसको हमको पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर बाहर निगेशन यूज़ करना है, ठीक है। तो इस पैटर्न का हमें निगेशन मालूम करना है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी डिमोगस लॉ ही यूज़ होगा, और एक दो स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डिमोगस लॉ कैसे यूज़ करते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पर फर्स्ट और कंजक्शन यूज़ किया गया है, पी एंड क्यू यानी फर्स्ट एंड सेकंड। अगर इसका निगेशन मालूम करना है बाय यूजिंग डिमोगस लॉ, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, दोनों पार्ट के निगेशन लिखना है, निगेशन ऑफ फर्स्ट, निगेशन ऑफ सेकंड, और जो कंजक्शन यहाँ यूज़ किया गया है उसका डुअल लिखना है यानी और। तो यह है डिमोगस लॉ है। तो उसके मुताबिक क्या होगा, फर्स्ट का निगेशन यानी पी का निगेशन, निगेशन ऑफ पी, उसके बाद नॉट क्यू का निगेशन ये होगा क्यू के इक्वल, और जो दरमियान में कनेक्टिव है एंड, उसका डुअल यानी और। ये हमने डिमोगस लॉ यूज़ किया। डिमोगस लॉ की मदद से ये निगेशन मिल गया हमको दिए हुए स्टेटमेंट का, एक ही स्टेप में इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट है पी और नॉट क्यू। बिल्कुल सेम एग्जांपल है। देखिए जो स्टेटमेंट दिया गया हमें, थर्ड पैटर्न जो दिया गया है थर्ड, वो है पी और नॉट क्यू। और जब हम इसका निगेशन मालूम करेंगे तो निगेशन होगा इसका पी और नॉट क्यू, और फिर से हम यहाँ पर डिमोगस लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे। डिमोगस लॉ कैसे काम करता है हमने अभी दो बार बात की है। तो देखिए यहाँ पर पहला है पी, पी का निगेशन होगा नॉट पी। दूसरा है नॉट क्यू का निगेशन होगा क्यू के इक्वल। कनेक्टिव है आर,
तो और का डुअल होगा एंड। ये डी मॉर्गन्स लॉ हमने यहाँ पर यूज़ किया और एक ही स्टेप में हमको यहाँ पर इसका आंसर मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर जब हम नेगेशन मालूम करते हैं तो डी मॉर्गन्स लॉ का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है पी और नॉट क्यू एंड आर। ठीक है, इसके अंदर भी तकरीबन डी मॉर्गन्स लॉ का ही काम पड़ेगा। स्टेटमेंट है पी और नॉट क्यू एंड आर। ठीक है, इसका नेगेशन मालूम करते हैं, नेगेशन ऑफ पी और नॉट क्यू एंड आर। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से एक बार हम डी मॉर्गन्स लॉ को साइड में लिखते हैं, नॉट फर्स्ट एंड सेकंड। इसका नेगेशन कैसे लिखते हैं हम फर्स्ट एंड सेकंड का? तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट और जो एंड है उसका डबल और फिर नेगेशन ऑफ सेकंड। ये तरीका होता है डी मॉर्गन्स लॉ में। बस पहचानना होता है हमको कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है और सेकंड पोजीशन पे कौन है। तो अगर आप यहाँ देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे ये कंप्लीट ब्रैकेट है और सेकंड पोजीशन पे है आर। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट है और सेकंड आर है, दरमियान में कनेक्टिव है एंड। तो जब हम इसका नेगेशन यूज़ करेंगे या नेगेशन मालूम करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से, तो हमें पहले फर्स्ट का नेगेशन यानी नेगेशन ऑफ ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, नेगेशन ऑफ पी और नॉट क्यू। ये पहले ब्रैकेट का नेगेशन हमने ऐसे लिखा, फिर दरमियान में है कनेक्टिव एंड, इसका डबल होगा और फिर आर का नेगेशन नॉट आर। ये भी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है उसका नाम लिखना ज़रूरी है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये हमने यहाँ पर यूज़ किया। इसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए फिर से वही लॉ यूज़ करना है हमको। देखिए यहाँ पर फ़र्क इतना है बस कि यहाँ कंजक्शन की जगह पे डिसजंक्शन है। तो जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे तो डिसजंक्शन की जगह हमें यहाँ कंजक्शन मिल जाएगा। तो ठीक है, इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे फिर से डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करके, तो इस ब्रैकेट का नेगेशन होगा नॉट पी और का नेगेशन एंड, नॉट क्यू का नेगेशन क्यू। ये बाहर जो है जैसे कि वैसे रहेगा और नॉट आर। यहाँ फिर से हमने डी मॉर्गन्स लॉ को ही यूज़ किया। तो देख सकते हैं आपकी किस तरह से ये डी मॉर्गन्स लॉ काम करता है। आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस प्रोसेस याद रखें किस तरह से उसे सेट करना है। ठीक है, तीसरा है, अच्छा चौथा एग्जांपल हो गया हमारा। पांचवा एग्जांपल देखिए यहाँ पर। पांचवा एग्जांपल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहला एग्जांपल सॉल्व किया था। तो पांचवा एग्जांपल है पी इम्प्लाइज पी और नॉट क्यू। ये पांचवा एग्जांपल लिखा हुआ है और उसका नेगेशन मालूम करना है। तो नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज पी और नॉट क्यू। ठीक है, पहले हम कंडीशनल लॉ यूज़ करते हैं और उसे सिंपल कर लेंगे ताकि हमें डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करने में आसानी हो। तो देखिए कंडीशनल लॉ के मुताबिक क्या होता है, कंडीशनल लॉ में फिर से लिखता हूँ यहाँ पर। जो कंडीशनल लॉ होता है पी इम्प्लाइज क्यू, ये होता है नॉट पी और क्यू के इक्वल। अगर मैं इसे फर्स्ट सेकंड की शक्ल में लिखूँ तो ये होगा फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, नेगेशन ऑफ फर्स्ट और एज इट इज़ सेकंड। तो यहाँ पर फर्स्ट है पी, सेकंड है ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो जब हम कंडीशनल लॉ यूज़ करेंगे बाहर तो नेगेशन एज इट इज़ रहेगा, इसका फ़िलहाल कुछ करना नहीं है। तो क्या करना है, नेगेशन ऑफ फर्स्ट यानी नॉट पी हो जाएगा, पी का नेगेशन। फिर डिसजंक्शन लिखना है, ये डिसजंक्शन आ गया, और सेकंड पार्ट को एज इट इज़ लिखना है। सेकंड पार्ट है पी और नॉट क्यू। ठीक है, अब यूज़ करना है डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पर हमने यूज़ किया कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ, ये कंडीशनल लॉ हमने यूज़ किया इधर। ठीक है, अब डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर क्या होता है आपको पता है। डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक ये जो पार्ट है इतना नॉट पी, ये फर्स्ट है और ये जो ब्रैकेट है ये सेकंड पोजीशन पे है। तो किस तरह काम करता है आपको पता है, अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। नॉट पी का नेगेशन ये होगा पी के इक्वल। इस कंजक्शन, इस डिसजंक्शन का डबल जो होगा वो कंजक्शन होगा और इस ब्रैकेट का नेगेशन होगा नेगेशन ऑफ ब्रैकेट, क्योंकि इसे हम अगली स्टेप में सॉल्व करेंगे। इस तरह का स्टेप हमको मिलता है बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अगली स्टेप में पी कंजक्शन एज इट इज़ रहेगा इतना पार्ट, और फिर ये जो पार्ट है इतना है, ये इतना पार्ट, इसको हमें फिर से डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, पी और नॉट क्यू है तो पी का नेगेशन होगा नॉट पी। ठीक है, क्यू का नेगेशन, नॉट क्यू का नेगेशन ये क्यू के इक्वल होगा। पी का नेगेशन नॉट पी, नॉट क्यू का नेगेशन क्यू, दरमियान में डिसजंक्शन है उसका डबल होगा कंजक्शन के इक्वल। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर छठा एग्जाम्पल। छठा एग्जाम्पल भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ से ये कंप्लीट हो जाएगा।
तो सिक्स्थ एग्जांपल देखिए यहाँ पर, यह है निगेशन ऑफ P एंड Q और P और नॉट Q, ये पैटर्न दिया हुआ है। तो चलिए इसका निगेशन मालूम करते हैं। निगेशन ऑफ कंप्लीट पैटर्न लिखेंगे। निगेशन ऑफ पैटर्न ये होगा नॉट P एंड Q और P और नॉट Q, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पहला पार्ट है नॉट के साथ में P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q, इसको हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे और P और नॉट Q को आपको सेकंड कंसिडर करना है। तरीका क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ में जब हम फर्स्ट और सेकंड का निगेशन लिखते हैं तो निगेशन ऑफ फर्स्ट, निगेशन ऑफ सेकंड और का डबल एंड। तो यहाँ पर वही काम करना है। जब हम निगेशन लिखेंगे तो निगेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, निगेशन ऑफ ब्रैकेट। तो निगेशन ऑफ ब्रैकेट का निगेशन ये सिर्फ ब्रैकेट मिलेगा, या ऐसे P एंड Q, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है P और नॉट Q है, तो इसका जो निगेशन होगा ये होगा निगेशन ऑफ P और नॉट Q ऐसे, और दरमियान में कनेक्टिव है डिसजंक्शन, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा कंजक्शन। देखिए यहाँ पर निगेशन ऑफ फर्स्ट, निगेशन ऑफ सेकंड, ये मिल गया निगेशन ऑफ फर्स्ट, ये निगेशन ऑफ सेकंड, और दरमियान में कंजक्शन, ये कंजक्शन आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में अभी निगेशन वाला पार्ट बाकी है, तो ये P एंड Q जैसे कि वैसे रखना है, ये कंजक्शन एज इट इज़, और इसको सॉल्व करना है। तो दोबारा हम यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, P और नॉट Q है, इसका निगेशन लिखना है, तो P का निगेशन होगा नॉट P, और का डुअल होगा एंड, नॉट Q का निगेशन होगा Q। ये कंप्लीट हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। तो 6 एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो गए। अब 7वां एग्जाम्पल देखिए। 7वां एग्जाम्पल है P और नॉट Q इम्प्लाइज P एंड नॉट Q, और लिखना है इसका निगेशन। तो निगेशन ऑफ P और नॉट Q इम्प्लाइज P एंड नॉट Q। जो हमने एग्जाम्पल इससे पहले सॉल्व किया था, आप देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल और 5वां एग्जाम्पल तकरीबन वैसे ही सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इसे कंडीशनल लॉ की मदद से सॉल्व कर लेंगे। कंडीशनल लॉ क्या होता है, P इम्प्लाइज Q जो होता है वो नॉट P और Q के इक्वल होता है, जिसे हम लिखते हैं फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड के जैसा। तो फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड में क्या होता है, निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड एज इट इज़। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ये पहला ब्रैकेट है, सेकंड ये दूसरा ब्रैकेट है। जब हम कंडीशनल लॉ यूज़ करेंगे तो निगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट यानी P और नॉट Q होगा, दरमियान में डिसजंक्शन लिखना है, और फिर सेकंड पार्ट को एज इट इज़ लिखना है P एंड नॉट Q ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब इस पार्ट को देखें। इधर तो कहीं पर भी हमें निगेशन को सॉल्व करने की या किसी और लॉ की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, और यहाँ फिर से हम डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए P का निगेशन होगा नॉट P, और का डुअल होगा एंड, इस नॉट Q का निगेशन होगा Q, ये दरमियान में और ये है P एंड नॉट Q जैसे का वैसा। तो ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसके अंदर भी, ठीक है। अब इसके बाद है 8वां एग्जाम्पल। हमने अभी 7वां एग्जाम्पल सॉल्व किया, ठीक है। 8वां या लास्ट एग्जाम्पल है। 8वां एग्जाम्पल है निगेशन ऑफ नॉट P और नॉट Q और P एंड नॉट Q, ठीक है। इसका निगेशन मालूम करना है। तो निगेशन ऑफ गिवन पैटर्न P और नॉट Q और P एंड नॉट Q क्या होगा, जाहिर है कि यहाँ पर कंजक्शन और डिसजंक्शन के अलावा कोई दूसरा ऑपरेटर नहीं है, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ ही इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट ये ब्रैकेट है, सेकंड पार्ट ये दूसरा ब्रैकेट है, तो निगेशन ऑफ दोनों पार्ट लिखना पड़ते हैं हमको। तो निगेशन ऑफ नॉट P और नॉट Q होगा इधर, इसका डुअल होगा एंड, इस सेकंड पार्ट का निगेशन यानी P एंड नॉट Q, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो निगेशन ऑफ नॉट P और नॉट Q, फिर से डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे। तो नॉट P का जो निगेशन है वो P होगा, और का डुअल होगा एंड, नॉट Q का निगेशन होगा Q। ये एंड फिलहाल जैसे कि वैसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर निगेशन ऑफ P एंड नॉट Q लिखना है। तो P का निगेशन होगा नॉट P, एंड का डुअल होगा R, और नॉट Q का निगेशन होगा Q। तो इन दोनों जगह पर हमने डी मॉर्गन्स लॉ का ही इस्तेमाल किया। डी मॉर्गन्स लॉ इधर भी और इधर भी, ठीक है।
तो तकरीबन ठीक है, इसके आगे हम और सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। तो ये जो हमें 8वां पैटर्न दिया गया था उसका निगेशन भी यहाँ पर तैयार है। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है, जो बहुत ही आसान था। आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि जो हम नेगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो हमें पैटर्न दिए जाते हैं और हम उसका नेगेशन मालूम करते हैं, तो उस वक्त मैक्सिमम जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ का ही इस्तेमाल होता है। बाई चांस कोई दूसरा लॉ अगर यूज़ हो गया तो हो गया, लेकिन डिमॉर्गन्स लॉ बिल्कुल फिक्स है जब आप नेगेशन मालूम करते हैं तब। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथआउट यूजिंग इफ़ दैन। अच्छा, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें देख सकते हैं आप तीनों में इफ़ देन का इस्तेमाल किया गया है। इफ़, इसमें भी देन है, इसके अंदर देखिए आप, यह है इफ़, यह है देन। तो हमें इसे फिर से लिखना है, लेकिन विदाउट यूजिंग इफ़ देन लिखना है। तो अब ये कैसा सवाल है? तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, जो वर्बल फॉर्म में हमको एग्जांपल दी गई है, पहले उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इफ़ देन यूज़ किया गया है, मतलब ये एग्जांपल क्लियरली ये कंडीशनल वाला एग्जांपल है, P इम्प्लाइज Q वाला। तो P इम्प्लाइज Q में हम कंडीशनल लॉ यूज़ करेंगे, उसको फिर कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग कंडीशनल लॉ सिंबॉलिक फॉर्म से वर्बल फॉर्म के अंदर, और ये एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करना है, पहले हम यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं। जो स्टेटमेंट हमको दिया गया है वर्बल फॉर्म के अंदर, उसको पहले हमको कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म में हमको कैसे मिलेगा, वो मिलेगा P इम्प्लाइज Q। फिर हम यूज़ करेंगे कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ क्या होता है, P इम्प्लाइज Q इक्वल होता है नॉट P और Q के। अब ये जो हमको नॉट P और Q मिलता है बाय कंडीशनल लॉ, इसको फिर सिंबॉलिक फॉर्म से हमको वर्बल फॉर्म में यूज़ करना है। ऐसा करने से जो इफ़ देन है वो रिमूव हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर पहले एग्जांपल सॉल्व करके। पहला जो एग्जांपल देखिए यहाँ पर पहले दिया हुआ है, इफ़ अ मैन इज़ अ जज, ठीक है, देन ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इफ़ है और अ मैन इज़ जज, ही इज़ ऑनेस्ट, इसको आपको पी क्यू कंसिडर करना है। तो देखिए मैं पहले यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, लेट पी अ मैन इज़ अ जज, अ मैन इज़ अ जज, और दूसरा जो स्टेटमेंट है ही इज़ ऑनेस्ट, इसको मैं डिनोट करता हूँ क्यू से, ही इज़ हॉनेस्ट। ठीक है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा दिए हुए पैटर्न का, वो होगा P इम्प्लाइज Q के इक्वल। और जब हम कंडीशनल लॉ यूज़ करेंगे तो बाय कंडीशनल लॉ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट टू नॉट P और Q। तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ने वाली है नॉट P की, यानी जो पहला पैटर्न है, जो पहला स्टेटमेंट है P अ मैन इज़ जज, इसका जो नेगेशन होगा वो क्या होगा, अगर आप नॉट P मालूम करें तो नॉट P जो होगा, नॉट P होगा अ मैन इज़ नॉट ए जज, अ मैन इज़ नॉट ए जज। ये हमें क्यों मालूम करना है, क्योंकि जब हम कंडीशनल लॉ यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें नॉट P की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये कंपलसरी चीज़ हो गई अब यहाँ पर। ठीक है, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म जब हम लिखेंगे तो वो हमको मिलेगा, सॉरी सिंबॉलिक फॉर्म से जब हम वर्बल फॉर्म लिखेंगे इसका, तो वो मिलेगा नॉट P और Q, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं नॉट P और Q। इस तरह से नॉट P का जो वैल्यू है हमारे पास तैयार है, Q का वैल्यू भी हमने पहले से मालूम कर लिया था। तो इसको आप लिख देंगे ऐसे बिल्कुल वर्बल फॉर्म के अंदर, अ मैन इज़ नॉट ए जज, ये नॉट P मैंने लिखा, उसके बाद लिखना है और, ये और भी तैयार हो गया, उसके बाद Q लिखना है, ही इज़ हॉनेस्ट, ही इज़ हॉनेस्ट। तो ये एग्जाम्पल हमारा पहला कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या करना है, प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए। पहले जो वर्बल फॉर्म दिया गया है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर कंडीशनल लॉ यूज़ करना है, कंडीशनल लॉ को फिर वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर सिमिलर एग्जांपल है, इफ़ 2 इज़ अ रैशनल नंबर, इफ़ 2 इज़ अ रैशनल नंबर देन
2 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, पहले पी और क्यू डिनोट कर लेंगे हम। जो पहला स्टेटमेंट है उसे पी से डिनोट करते हैं। पी 2 इज़ रेशनल नंबर, उसे हम पी से डिनोट करेंगे तो ये होगा 2 इज़ ए 2 इज़ ए रेशनल नंबर। और दूसरा है क्यू, उसे डिनोट करेंगे 2 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, 2 इज़ रेशनल नंबर ये पी है, 2 इज़ इरेशनल नंबर ये क्यू है। 2 इज़ इरेशनल नंबर। और आप जानते हैं कि हम यहाँ पर नॉट पी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम नॉट पी भी पहले से मालूम कर लेते हैं। ठीक है, नॉट पी क्या होगा? अगर पी है 2 इज़ रेशनल नंबर तो नॉट पी होगा 2 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? जो स्टेटमेंट हमको दिया गया है, इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो होगा P इम्प्लाइज Q। और जब हम कंडीशनल लॉ यूज़ करेंगे बाय कंडीशनल लॉ तो ये होगा P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट टू नॉट P और Q के इक्वल। और फिर वापस इसको वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले नॉट P लिखना है, फिर और लिखना है और फिर Q लिखना है। तो इसका जो वर्बल फॉर्म होगा वो होगा नॉट P और Q के इक्वल। तो पहले नॉट P लिख ले। नॉट P है 2 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, 2 is not a rational number, 2 is not a rational number। फिर और लिखना है और फिर Q 2 is irrational number, 2 is इरेशनल नंबर। तो ये दूसरा एग्जांपल भी हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर है जो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड है इफ़ f of 2 is 0 then f of x is divisible by x minus 2। जब हम p को डिनोट करेंगे तो p होगा यहाँ पर f of 2 इज इक्वल टू 0 और q डिनोट करेंगे हम देन के बाद fx इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। fx इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। सिम्बॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका? तो सिम्बॉलिक फॉर्म आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका सिम्बॉलिक फॉर्म होगा p इम्प्लाइज q। और p इम्प्लाइज q को हम बाय कंडीशनल लॉ क्या लिखेंगे ये भी पता है आपको। बाय कंडीशनल लॉ हमने दो एग्जांपल में देखा, p इम्प्लाइज q या इक्विवेलेंट होगा नॉट p और q के, जिसे हम लिख सकते हैं नॉट p और q इस तरह से। तो यहाँ हमने नॉट p की वैल्यू मालूम नहीं की है तो ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम नॉट p क्या होता है। नॉट p जो होगा नॉट p ये f ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो सब वैल्यूज असाइन करते हैं। यहाँ पर नॉट p की जो वैल्यू है वो है f ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0, ये और एज इट इज़। और q का वैल्यू है f ऑफ x इज़ डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला एग्जांपल है P इफ़ एंड ओनली इफ Q, इसे इक्विवेलेंट प्रूव करना है P एंड Q और नॉट P एंड नॉट Q के। तो चलिए शुरू करते हैं पहला एग्जांपल। पहले एग्जांपल में जो हमें राइट हैंड साइड दिया हुआ है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, जो साबित करना है वो हमें साबित होकर रहेगा। तो चलिए हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है P एंड Q और नॉट P एंड नॉट Q। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ भी किया तो फिलहाल हमारे कोई काम नहीं आने वाला यहाँ पर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से क्या होगा, जैसे ये काम कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
आप जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड, अगर इस तरह से कुछ दिया हुआ है और हमको यूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये होता है फर्स्ट और थर्ड पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट और थर्ड, और दरमियान में होगा कंजक्शन। ये तरीका होता है। तो यहाँ पर ये जो पहला ब्रैकेट है इसको आपको फर्स्ट कंसीडर करना है, नॉट पी को सेकंड कंसीडर करना है, नॉट क्यू को थर्ड कंसीडर करना है। पहले ब्रैकेट में फर्स्ट और सेकंड होगा, पहले ब्रैकेट में फर्स्ट और सेकंड, तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखता हूँ मैं यहाँ पर पी, ये फर्स्ट है, और सेकंड मतलब नॉट पी, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर कंजक्शन लिखना है, कंजक्शन दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट और थर्ड होगा। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है पी और क्यू, और थर्ड ये है नॉट क्यू के इक्वल। ये हमने यूज़ किया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लॉस के नाम लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, तो लेकिन लिखना ही हमको कंपलसरी होता है, उसके बगैर मार्क कंप्लीट पूरे मार्क नहीं मिलते। एक आध मार्क ज़रूर कट जाता है अगर आपने लॉस के नाम नहीं लिखे, किस तरह के लॉ यूज़ किए गए इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ की मदद से, इसमें ये नॉट पी पहले हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। इस पर भी कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करो, नॉट क्यू और पी एंड क्यू, ये हमने यूज़ किया। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्यूटेटिव लॉ, सॉरी कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया हमने यहाँ पर। अब दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर फिर से ऐसे ही यूज़ करना है हमको। क्या होता है इसके अंदर, देखिए हमको यहाँ से फिर वापस इस स्टेप पर आना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और दिया हुआ था, तो दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट और है, ये देखिए पहले ब्रैकेट में भी सेकंड ब्रैकेट में भी, और जो बचा हुआ है सेकंड एंड थर्ड उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो पहले ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा नॉट पी और पी, ठीक है, एंड नॉट पी और क्यू, ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ। कंजक्शन तो ऐसे रहने वाला है, इसको भी फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ही सॉल्व करना है हमको। तो ये होगा नॉट क्यू और पी एंड नॉट क्यू और क्यू। तो दोबारा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया यहाँ पर, और ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद यहाँ पर लिखना ज़रूरी है राइटिंग, ठीक है। अच्छा, ये कैसे होगा इसके बाद, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ, और कहीं पर हाँ यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट लॉ हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो नॉट पी और पी या फिर नॉट क्यू और क्यू, जो निगेशन ऑफ पी और पी होता है ये टी के इक्वल होता है बाय आइडेंटिटी लॉ। तो ये जो ब्रैकेट है ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड नॉट पी और क्यू यहाँ पर मिल जाएगा हमको। दूसरे ब्रैकेट में ये मिलेगा नॉट क्यू और पी के इक्वल, एंड ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट है बाय आइडेंटिटी लॉ ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया हमने यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अच्छा, इसके बाद आइडेंटिटी लॉ जो होता है, इसमें आप एक बात याद रखिए कि जहाँ पर भी हमको आइडेंटिटी लॉ यूज़ करना है तो उसके लिए टी को 1 की तरह कंसिडर करना है, एफ को 0 की तरह कंसिडर करना है, और को प्लस की तरह, और एन को मल्टीप्लिकेशन की तरह। इससे फार्मूला अगर आप ना भी याद रखें आइडेंटिटी लॉ के तो भी चल जाता है, अगर आपने सिर्फ इतना भी याद रख लिया तो देखिए यहाँ पर टी कंजक्शन है, मतलब 1 इंटू लिखे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी कंजक्शन टी, तो इसको आप लिख सकते हैं p इंटू 1, जिसकी वैल्यू p के इक्वल होगी। अगर यहाँ पर आपको दिया गया है p और f, तो इसका मतलब होता है p प्लस 0 यानी कि इक्वल टू p। ये सिर्फ एक ट्रिक है, ये किसी भी तरह लॉजिकल या ये ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए या फिर एक तरह से ट्रिक हम यूज़ करते हैं इसके। तो ये 1 इंटू ब्रैकेट, ये सिर्फ ब्रैकेट हमको मिलेगा नॉट p और q, एंड इसमें क्या होगा, इसके अंदर भी बिल्कुल वैसी काम है, ये इंटू 1 की तरह काम करेगा कंजक्शन टी। कंजक्शन टी जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ p कंजक्शन टी, देखिए यहाँ पर हमने पहले भी यूज़ किया p कंजक्शन टी, ये p इंटू 1 की तरह काम करता है, आंसर p मिलता है। तो वैसे ही ब्रैकेट कंजक्शन टी ब्रैकेट इंटू 1 की तरह काम करेगा, और सिर्फ ब्रैकेट बचेगा, नॉट q और p बचेगा सिर्फ। अच्छा, इसके बाद अच्छा यहाँ पर हमने जो यूज़ किया उसका नाम लिखना ज़रूरी है,
आइडेंटिटी लॉ इसका नाम हो गया। और अब कंडीशनल लॉ देखना है हमको। कंडीशनल लॉ क्या होता है? कंडीशनल लॉ में जो P इम्प्लाइज Q होता है उसकी वैल्यू होती है नॉट P और Q के इक्वल। अगर यहाँ पर Q इम्प्लाइज P है तो उसकी वैल्यू होंगी नॉट Q और P के इक्वल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पहला पार्ट है ये नॉट P और Q है, नॉट P और Q, यानी इसको हम लिख सकते हैं P इम्प्लाइज Q के इक्वल, कंजक्शन दरमियान में है। और जो नॉट Q और P है, नॉट Q और P को हम लिख सकते हैं Q इम्प्लाइज P के इक्वल। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? हमने यहाँ पर यूज़ किया कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ, और कंडीशनल लॉ की मदद से ये स्टेप हमको मिल गई। और अगर आपको बाय कंडीशनल लॉ मालूम है तो बाय कंडीशनल लॉ की मदद से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यह है P इम्प्लाइज Q के, P इफ एंड ओनली इफ Q के इक्वल। तो ये बाय कंडीशनल लॉ ये जो हमारा पहला एग्जांपल था वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो P और Q एंड P और नॉट Q, और इसे इक्विवेलेंट प्रूव करना है P के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है उसको हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ x और y एंड z अगर दिया हुआ है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है x और y एंड x और z। तो फिलहाल जो हमको दिया गया है वो ये पार्ट दिया गया है और इसे हमें कन्वर्ट करना है इस पार्ट के अंदर। तो इसमें करना क्या होता है कि जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन पार्ट है, जैसे x और उसे कॉमन निकाल लिया गया और जो बच गया y एंड z उसको एक ही ब्रैकेट में क्लोज करना होता है। तो इसे प्रूव करने के लिए अगर हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो या फिर आप दोनों को साथ में भी लेकर चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए हम यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर आप देखिए दोनों ब्रैकेट में P डिसजंक्शन दोनों में कॉमन है, तो इसको आप डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ब्रैकेट में क्या बचेगा? जो कॉमन निकल गया उसके अलावा जो कुछ भी हो ब्रैकेट में बच जाएगा। बचेगा Q, ये Q बच गया यहाँ पर, उसके साथ में कंजक्शन बच गया, उसके साथ में नॉट Q बच गया, और ये हमें इक्वल प्रूव करना है P के। हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? जाहिर है कि हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया। अब इसको देखें, ये है Q एंड नॉट Q, या फिर आप इसे नॉट Q एंड Q कंसिडर करें, एक ही बात है। तो ये दोनों की जो वैल्यू होती है F होती है बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो इसको आप लिख सकते हैं P और F इक्विवेलेंट टू P। यहाँ पर हमने यूज़ किया कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, इसके बाद हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी लॉ। हमने पहले बात की कि जो डिसजंक्शन F होता है, डिसजंक्शन F जो है प्लस ज़ीरो की तरह काम करता है, मतलब किसी भी चीज़ में उसे ऐड कर ले तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं बदलती। तो सेम काम यहाँ पर है, डिसजंक्शन F जो है ये प्लस ज़ीरो की तरह है, मतलब इसकी जो वैल्यू हमको मिलेगी कि सिर्फ P मिलेगी, P प्लस ज़ीरो सिर्फ P। और राइट साइड में पहले से P था, यहाँ पर हमने यूज़ किया आइडेंटिटी लॉ। तो P इक्वल टू P मिल गया, मतलब हमको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड, और ये एग्जांपल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं इसके बाद। थर्ड एग्जांपल है P एंड Q और नॉट P एंड Q और P एंड नॉट Q, इस तरह से एग्जांपल है, काफ़ी लेंथी एग्जांपल दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको भी। थर्ड एग्जांपल है P एंड Q और नॉट P एंड Q और P एंड नॉट Q, और इससे इक्विवेलेंट प्रूव करना है P और Q के। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, या फिर दोनों को साथ में भी लेकर चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है इसके अंदर पहले दो ब्रैकेट में या फिर लास्ट के दो ब्रैकेट में कुछ कॉमन तो है, जैसे यहाँ पर नॉट Q कॉमन है इन दोनों में, पहले दो में। लास्ट के दो में अगर आप देखें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन पहले और थर्ड के अंदर ये P कॉमन मिलता है हमको, मतलब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं पहले और तीसरे के अंदर। पहले दूसरे में भी यूज़ कर सकते हैं उसमें नॉट Q कॉमन निकाल कर, लेकिन हम पहले कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ करेंगे, तरतीब से लिखेंगे इसको P एंड Q। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है P एंड नॉट Q। ठीक है, ये एंड थोड़ा अच्छे से लिखना है, हाँ। उसके बाद और जो सेकंड नंबर पे था
नॉट पी एंड क्यू, और इससे इक्वल प्रूव करना है पी और क्यू के। इन दोनों को देखें आप, इन दोनों टेबल को, इसमें पी कंजक्शन है, इसमें भी पी कंजक्शन है, तो मैं बाहर लिख लेता हूँ पी कंजक्शन। अब जो बचा, क्या क्या बच गया, क्यू बच गया, उसके बाद में और बचा, उसके बाद पी कंजक्शन तो कॉमन निकल गया, उसके बाद नॉट क्यू बच गया, ये नॉट क्यू को मैंने कॉमन लिख लिया। तो यहाँ मैंने यूज़ किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इससे पहले क्या यूज़ किया था हमने, इससे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया था यहाँ पर, तो ये लिखना ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट लॉ इधर आ गया, और यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया, और नॉट पी एंड क्यू ये जैसा कि वैसा रहेगा, ठीक है। ये पी और क्यू ये भी जैसे कि वैसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने यूज़ किया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, अब ये जो Q और नॉट Q है, आप देखें यहाँ पर Q और नॉट Q, ये होता है T के इक्वल बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। जब दो स्टेटमेंट एक दूसरे के नेगेशन हो और उनका डिसजंक्शन लिया जाए तो हमको T मिलता है। तो बाय आइडेंटिटी लॉ ये बनेगा P एंड T। देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिए कि हमने इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से तैयार किया, तो ये दोनों फिलहाल साथ में है, ये थोड़ा अलग है, तो ये इसे हम ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं ऐसे। और नॉट पी एंड क्यू ये जैसा कि वैसा रहेगा यहाँ पर, और इसे हमें इक्वल प्रूव करना है पी और क्यू के। क्या यूज़ किया हमने यहाँ पर, हमने इधर यूज़ किया आइडेंटिटी लॉ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पी एंड टी, सॉरी हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया, आइडेंटिटी लॉ नहीं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्यू और नॉट क्यू ये कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। पी एंड टी ये आइडेंटिटी लॉ होंगे यहाँ पर। तो जो कंजक्शन है और जो टी है, हमने पहले ही बात की कि कंजक्शन मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है और टी ये वन की तरह से समझ के चलना है। तो किसी चीज़ को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ब्रैकेट को या पी को भी हम वन से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो पी ही बाकी बचेगा यहाँ पर। तो ये रहेगा पी, इसकी वैल्यू, ये डिसजंक्शन, ये होगा नॉट पी एंड क्यू, और इससे फिर प्रूव करना है हमें पी और क्यू के इक्वल। इधर हमने यूज़ किया आइडेंटिटी लॉ। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना है इन दोनों के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करने के लिए हमें दो ब्रैकेट तैयार करने होंगे, दो ब्रैकेट, ठीक है। इसे प्रूव करना है हमें पी और क्यू के इक्वल। अच्छा, दो ब्रैकेट में क्या होगा, तो पहली बात तो क्लियर है कि दोनों में पी और इधर भी होगा, पी और इधर भी होगा। अब जो बच गया उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक में होगा नॉट पी, एक में होगा क्यू, और जो कंजक्शन है वो दरमियान में आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये तैयार हो गया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, फिर से हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करेंगे। पी और नॉट पी ये होता है टी के इक्वल कॉम्प्लीमेंट लॉ की मदद से, एंड ये पी और क्यू हो गया तैयार। इसे प्रूव करना है हमें पी और क्यू के इक्वल, टी एंड पी और क्यू। और टी कंजक्शन क्या होता है, अभी बात की हमने, टी वन की तरह होता है, कंजक्शन ज़रब की तरह होता है, मल्टीप्लिकेशन की तरह। तो वन इंटू ब्रैकेट, ये बचेगा सिर्फ यहाँ पर ब्रैकेट, पी और क्यू इक्विवेलेंट टू पी और क्यू की तरह, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर लिया। तो कौन सा लॉ यूज़ किया हमने, इधर हमने यूज़ किया था फिर से कॉम्प्लीमेंट लॉ, और ये जो लास्ट है इसमें हमने यूज़ किया आइडेंटिटी लॉ। और यहाँ पर हमारा जो एग्ज़ाम्पल था, तीसरा एग्ज़ाम्पल, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद है चौथा एग्ज़ाम्पल। तो चौथा एग्ज़ाम्पल तकरीबन नेगेशन की प्रॉब्लम की तरह है, जिसमें आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं नॉट नेगेशन ऑफ दिस पैटर्न इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है हमको। देखते हैं क्या होता है। तो जो एग्ज़ाम्पल हमें दिया गया है उसका हम लेफ़्ट हैंड साइड ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी एग्ज़ाम्पल दिख रहा है। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो है नेगेशन ऑफ पी और नॉट क्यू इम्प्लाइज पी एंड नॉट क्यू। तो अब यहाँ पर आप चाहे तो कंडीशनल लॉ यूज़ करें, या फिर एक दूसरा तरीका जो है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट का, वो हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, चलिए उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू जो होता है उसका नेगेशन होता है पी एंड नॉट क्यू के इक्वल। यानी अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में से ऐसे लिखें कि फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड का जो नेगेशन होता है वो होता है फर्स्ट एज इट इज़ एंड नेगेशन ऑफ सेकंड।
तो यहाँ पर फर्स्ट है ये ब्रैकेट, सेकंड है ये सेकंड ब्रैकेट, और उसका जो निगेशन होगा इस उसूल के मुताबिक वो होगा, क्या करना है हमें इसमें, फर्स्ट एज इट इज़ लिखना है, तो ये बन जाएगा P और नॉट Q एज इट इज़, फिर कंजक्शन लिखना है, और फिर सेकंड का निगेशन यानी निगेशन ऑफ P एंड नॉट Q लिखना है। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पर, ये बनेगा P और नॉट Q जैसे कि वैसे, ये कंजक्शन, और इसको फिर हमें यूज़ करना है डिमॉर्गन्स लॉ की मदद से। तो डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, हमने पहले भी बात की है, दोनों के निगेशन लिखने होते हैं। P का निगेशन होगा नॉट P, नॉट Q का निगेशन होगा Q, और जो कंजक्शन है उसका डबल होगा और। तो ये हमको मिल गया, और मेरे ख्याल से ये तकरीबन राइट हैंड साइड के इक्वल है, P और नॉट Q एंड नॉट P और Q बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये राइट हैंड साइड हमको यहाँ पर मिल गया। तो चौथा एग्जाम्पल था हमारा, वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी 1.4 वो कंप्लीट होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।